हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है सरकार क्या है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 किया था, विविधता और भेदभाव। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं और स्पेशली एसएससी, यूपीएससी और सीटेट में तो ज़रूर आते हैं। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सरकार के बारे में जानेंगे, यानी सरकार की डेफिनेशन। तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक और रेल सेवाएं चलानी। यानी कि सरकार क्या है? सरकार जो है वो किसी देश, जैसे कोई देश है, उसकी उसकी नीतियों को चलाने के लिए, उस देश के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि उस भविष्य में उसको क्या क्या करना है, और उसके लिए जो नीति और कानून जो है वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें हम इस चैप्टर में हम सरकार के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि सरकार क्या क्या काम करती है। तो सरकार जैसे गरीबों की मदद हो गया, डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, पानी की आपूर्ति करना, सभी लोगों के बारे में डेटा रखना और सभी लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं देना, ये सब काम सरकार करती है। सरकार के कुछ अन्य काम भी है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, तो जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई या भूस्खलन आ गए या सुनामी आ गई, तो सरकार ही लोगों को मदद पहुंचाती है और जिन लोगों के घर तबाह होते हैं उनको नया घर या नई जगह पर उन्हें शिफ्ट करती है। अगर कोई विवाद हो जाता है या कोई व्यक्ति अपराध करता है, तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। यानी कि जब कोई अपराध करते हैं तो लोग न्यायालय जाते हैं, यानी कि किसी के अधिकारों का हनन होता है, कोई अपराधी है, उसको जेल ले जाया जाता है, तो वो भी जो जेल है या पुलिस है वो भी सरकार के ही अंग है। तो हम ऐसे ये कह सकते हैं कि सरकार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर लाइफ। सो शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी कि जो सरकार है वो बहुत सारे काम करती है, नियम बनाती है, नियम को लागू करती है, निर्णय लेती है, ये सब काम सरकार के हैं। अब है सरकार के स्तर, यानी कि सरकार की क्या क्या स्तर हैं। तो अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारी इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। यानी कि सरकार जो है उसके 3 स्तर हैं। कौन कौन से? स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर। स्थानीय स्तर पर मतलब आपको गांव, शहर, मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब है पूरे राज्य का ध्यान में रखना, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। फिर है राष्ट्रीय स्तर की सरकार।
का संबंध पूरे देश से होता है, यानी कि एक देश है, ये ऐसे एक देश है, फिर इसके अंदर एक राज्य है, और फिर इस राज्य के अंदर छोटे छोटे ज़िले वगैरह हैं। तो जो राष्ट्रीय सरकार है वो पूरे देश को देखेगी, और जो राज्य सरकार है वो ओनली पूरे राज्य को, और जो जिला यानी कि स्थानीय सरकार है वो इसमें जो गांव या शहर या ज़िले होते हैं उनको देखेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के बारे में। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों के बारे में भी आप जानेंगे। फिर है सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं, यानी कि जो सरकार कानून बनाती है और पूरे देश में रहने वाले लोगों को उन कानून को मानना पड़ता है। केवल यही तरीका है, केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही एक यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए वह बाध्य करे। क्योंकि अगर लोग कानून यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। अब है सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उनके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकता है। यानी कि लोग भी इसमें सुधार कर सकते हैं, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी नौकरी से वंचित रखा जा रहा है तो वो न्यायालय जा सकता है, उसको शिकायत उसकी दर्ज कर सकता है। ये दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। तब न्यायालय ये आदेश देगा कि इसमें क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब है सरकार के प्रकार, यानी कि सरकार जो है वो कितने प्रकार की होती है। सरकार को निर्णय लेने, कानून का पालन करवाने यानी कि उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रकार का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र सरकार है उसमें जनता सर्वोच्च होती है और उसमें चुनाव के माध्यम से जनता अपने उम्मीदवारों का चयन करती है जो कि सरकार के नीति निर्णयों को लेते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं, यानी कि लोकतंत्र में जनता अपने पसंद के नेता को वोट देकर चुनती है। एक बार चुने जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। एक बार जो ये उम्मीदवार चुने जाते हैं फिर यही सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। यानी कि जो लोकतंत्र सरकार है उसमें जो उम्मीदवार हैं उन जब वो सरकार बना लेते हैं उसके बाद उन्हें नीतियों को जनता के सामने रखना होता है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। पहला लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र सरकार। फिर दूसरा है राजतंत्र सरकार। इसमें क्या होता है? इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। यानी कि राजतंत्रीय सरकार में क्या होता है, जो राजा या रानी होते हैं उसको पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र में के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते, ना ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती। यानी कि राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा या रानी होते हैं वही निर्णय का अंतिम रूप होते हैं। यानी कि जब वह निर्णय लेते हैं तो वो उन्हीं पर डिपेंड करती है कि वो इस निर्णय को सही ले या गलत ले, तो वो उन पर ही निर्भर करती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र में ये होता है कि जो राजा रानी है उन्हें लोगों के सामने अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से नहीं रखना होता, जबकि लोकतंत्र में उम्मीदवारों को अपनी नीतियों और कानूनों को जनता के सामने पेश करना पड़ता है।
तो हमने दो तरह की सरकार पढ़ी, लोकतंत्र और राजतंत्र। तो अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति। इससे एक अर्थ से लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा कहते हैं, यानी कि इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। यानी कि जब प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपने उम्मीदवारों को चुनते हैं और फिर वे सरकार बनाते हैं और उनके द्वारा वे नीतियां बनाते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। यानी कि कोई भी देश अपने को लोकतंत्र नहीं कह सकता जब तक कि वह सभी नागरिकों को वोट देने का राइट ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं देती थी। यानी कि एक समय ऐसा भी था जहां महिलाओं और गरीबों को चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये जो थे ये विचार गांधी जी के थे जो उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा था। एक बार ये बॉक्स हम पढ़ लेते हैं। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। यानी कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी जो शक्तियां हैं वो लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। यानी कि पूरे देश या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, जैसे यूरोप, अमेरिका में महिलाओं और गरीबों ने सरकार के लिए कार्यों में भागीदारी के लिए बहुत संघर्ष किया है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन का महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेज़ों ने इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकते। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने समान रूप से योग्य माना जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध और जो ये आंदोलन है सफ्रेज, जिसे सफ्रेज मूवमेंट कहा गया अंग्रेजी में, इसके बाद जो लोगों को पता चला कि महिलाएं वो काम सारे कर सकती हैं जो एक पुरुष कर सकता है, तो उसके बाद महिलाओं को अधिकार दिए जाने लगे। उनको
शिक्षा का अधिकार भी दिया जाने लगा। तो ऐसे ये चला। इस तरह महिलाओं को निर्णय में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाओं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो ये था चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। और आगे की वीडियो में हम और चैप्टर्स करेंगे और इस तरह से पूरे चैप्टर्स कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, जिससे कि हम और अच्छे से भी कंटेंट बना सके और चैप्टर्स कवर कर सके।